सिलेक्शन मेरे 5th अटेम्प्ट में हुआ है। मैंने 4 मेंस दिए हैं और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। जितने एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला ड्रीम ही ये है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। इस जर्नी में सर मैंने अपनी लाइफ के 3 पिलर्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी, इन तीनों को खोया है ड्यूरिंग प्रेपरेशन। मैंने 21st का मेंस दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। मैंने 22nd का मेंस दिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 23rd का जब मेंस दिया तो पहली बार सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती थी। और मैं मेंस दे के, मुझे याद है 11 से 16 मार्च हम लोगों का मेंस हुआ था और मैं 17 मार्च को ही घर पहुंच के मैंने अपने पापा को हक किया और मैंने उनको बोला, पापा इस बार आपकी बेटी इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी। मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे बस ये स्टोरी इसीलिए शेयर करनी थी कि शायद इंदौर के या एमपी के या इंडिया के किसी भी कोने में कोई एस्पिरेंट अगर बैठा होगा तो शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स चाहे आपके साथ हो चाहे ना हो, अगर आप उनको कोई सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दे सकते हैं तो वो यही है कि आप जीवन में सफल हो जाएं। अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बनाइए, अपनी लाइब्रेरी की जो डेस्क है उसको अपना घर बनाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम एकता है और मेरा एमपीपीएससी 2023 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। बहुत बढ़िया। तो एकता, आपकी जर्नी कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे पूरी तैयारी के दौरान? सर मैंने 2019 से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया है। 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट मेंस भी था। मेरा सिलेक्शन मेरे 5th अटेम्प्ट में हुआ है। मैंने 4 मेंस दिए हैं और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। सर उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं मेरी जर्नी में। यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एस्पिरेंट है जो बिना किसी डाउन के इस अब तक आया है। तो मेरी लाइफ में सर क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला ड्रीम ही ये है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है इस फील्ड में, और सर मेरी भी यही थी। और सर इस जर्नी में सर मैंने अपनी लाइफ के 3 पिलर्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी दादी, इन तीनों को खोया है ड्यूरिंग प्रेपरेशन। सबसे पहले मैंने जब अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की तो विदिन 6 मंथ्स मेरी मदर का देहांत हो गया। उसके बाद सर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इकट्ठा किया, अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की, और मेरी मदर के जाने के बाद मेरे पापा ने दोनों पेरेंट्स का रोल प्ले किया मेरे लिए, और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे मेंटल ट्रॉमास बहुत ज़्यादा थे, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी, मैं पढ़ रही थी उन ट्रॉमास के साथ, और बार बार फेल भी हो रही थी क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही थी चाह कर भी, क्योंकि मेरे पेन्स थोड़े अलग थे बाकी एस्पिरेंट्स से। उसके बाद मैंने सर धीरे धीरे ट्राई किया। मैंने 21st का मेंस दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। मैंने 22nd का मेंस दिया, वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 23rd का जब मेंस दिया तो पहली बार सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती थी। और मैं मेंस दे के, मुझे याद है 11 से 16 मार्च हम लोगों का मेंस हुआ था और मैं 17 मार्च को ही घर पहुँच के मैंने अपने पापा को हक किया और मैंने उनको बोला, पापा इस बार आपकी बेटी इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी। क्योंकि मैं बार बार मेंस में फेल हो रही थी, तो मेरे लिए मेंस क्वालिफाई करना ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो गया था। और फिर जब मैंने उनको हक करके बोला कि इस बार मैं जाऊंगी इंटरव्यू देने, मैं बहुत बहुत प्राउड थे वो, बहुत ज़्यादा। उसके जस्ट 1 महीने बाद ही मेरे पापा का भी देहांत हो गया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जब आप अपने एक पेरेंट को खो देते हो तो जो दूसरा पेरेंट होता है वो आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। आपको लगता है कि अब जो है यही है मेरे लिए। और मेरे दोनों पेरेंट्स की जो डेथ थी वो बहुत सडन थी। इवन मैं उनसे लास्ट टाइम मिल नहीं पाई,
ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। मैं 2 बार अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी जब मुझे न्यूज़ मिली। तो टिश्यू दे रहे हैं। और यकीन मानिए, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बस एक फीलिंग आती है कि ये धरती फटे, आप उसके अंदर चले जाएं। आप नहीं सह सकते वो दर्द, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी इस फेज से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं अपने पापा के जाने के 15 दिन बाद अपनी लाइब्रेरी में बैठी थी। उसका रीजन है मेरा छोटा भाई। उसने मुझसे बोला कि तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें ट्रिब्यूट देना है मम्मी पापा को। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि शायद ही मेरी कोई ऐसी किताब होगी जिस पे मेरे आंसू नहीं गिरे होंगे। मेरी किताब का हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीगा हुआ है। मेरे मम्मी पापा के बाद मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो मेरी दादी है। उन्होंने बहुत हिम्मत दी है मुझे। मैं उनसे हमेशा कहती थी, मुझे विरासत में आपसे हिम्मत मिली है, बहादुरी मिली है। वो हमेशा कहती थी तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर बेटी हो। मेरे इंटरव्यू के 20 दिन पहले मैंने उन्हें भी खो दिया। मैं बस चाहती थी, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, मेरे पापा के जाने के बाद उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। तो मेरा सिर्फ ये था कि वो मुझे इस साड़ी में देखें एक बार, इस साड़ी में जो ये मैंने पहनी है इस फोटो में, क्योंकि मुझे पता था वो ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगी। मैं घर गई और मैंने वो साड़ी उनके हाथों में रख दी। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे उस दिन उस साड़ी में नहीं देख पाई, लेकिन मेरी साड़ी को उन्होंने छू दिया। मैंने समझ लिया मुझे आशीर्वाद मिल गया उनका। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने बहुत कुछ खोया है इस जर्नी में, इन 8 सालों में, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी है। ऐसा कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज आपके सामने अगर मैं सफल होकर खड़ी हूँ तो उसका श्रेय मेरी लाइफ में कुछ मेल्स हैं उनको जाता है। सबसे पहले मेरा छोटा भाई, वो उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन हिम्मत में मुझसे बहुत बड़ा है। जब मेरे पेरेंट्स गए तो क्योंकि मैं इंदौर में थी, मैं जब यहाँ से जा रही थी इंदौर से घर, मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ है। बस उन्होंने बोला कुछ इमरजेंसी है, आप जल्दी घर आ जाओ। मैं गई और वो रो नहीं रहा था, बल्कि घर के एक मेंबर को वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब वो आएगी तो आप लोग उसको संभाल लेना। उसने अपना हर आंसू छुपाया है सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन न रोए। मैं चाहती हूँ भगवान हर लड़की को ऐसा भाई दे जो पीछे खड़े होकर मेरे चाचा चाची, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और ये जॉइंट फैमिली मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई है। हम लोग सोशियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं जॉइंट फैमिली, उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो जब भी वो टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसमें कॉन्स लिखे हैं, मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ उससे, क्योंकि मेरी मम्मी के जाने के बाद बीइंग अ गर्ल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने पापा और अपने भाई का ध्यान रखूं। मेरे चाचा चाची आगे आए, उन्होंने बोला नहीं, आप अपने सपने पूरे करो। ये जो
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ये आपके करियर की बाधा नहीं बन सकता। उन्होंने मेरे पापा का और मेरे भाई का बहुत ध्यान रखा इस जर्नी में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। भगवान हर लड़की को ऐसा परिवार दे। उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरे भाई का, मेरे पापा का, तभी मैं यहाँ रह के पढ़ पाई लाइब्रेरी में सुकून से। और सर, इसके बाद मेरी लाइफ में एक इंसान है जो शायद मेरे मम्मी पापा ने ही प्रे करके मेरे लिए भेजे हैं। वो मेरे पार्टनर है। जो बहुत जल्दी अब मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। सबकी लाइफ में एक साइलेंट सपोर्टर होता है जो बस पीछे खड़े होके आपको पुश करता रहता है, करता रहता है। मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर वो सपोर्ट रहे हैं। मेरा सपना ये मेरा नहीं है, ये उनका है। उन्होंने ही मुझे इंदौर लेके आए, मुझे मेरा हॉस्टल में एडमिशन करवाया, मेरा कोचिंग में एडमिशन करवाया, और तब से लेके आज 9 साल हो गए हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट भी फील होता है मुझे, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया भी है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ही इज सिटिंग इन द ऑडियंस राइट नाउ। नहीं सर, तो बस ये मेरी जर्नी थी। स्टडी टिप्स पे बहुत सारी दे सकती हूँ आपको, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे बस ये स्टोरी इसीलिए शेयर करनी थी कि शायद इंदौर के या एमपी के या इंडिया के किसी भी कोने में कोई एस्पिरेंट अगर बैठा होगा तो शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स चाहे आपके साथ हो चाहे ना हो, अगर आप उनको कोई सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दे सकते हैं तो वो यही है कि आप जीवन में सफल हो जाएं। इससे बड़ा ट्रिब्यूट मैंने तो अनफॉर्चुनेटली नहीं देखे वो चेहरे जब मेरा रिजल्ट आया, पर यकीन मानिए उससे बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ में हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं होगा। उस मोमेंट के लिए पढ़िए। मेरे मम्मी और पापा दोनों सोशल वर्क में बहुत इंडल्ज रहते थे, तो मैं बस ये चाहती थी कि उन्होंने जो काम किया है मुझे उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। कि बस मैं चाहती हूँ उनका नाम कोई ना भूले, मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से वो हम सबके बीच में हमेशा जिंदा रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरा एक मंत्रा है लाइफ में, मेरा स्टेटस भी है ये, इट्स गुड टू बी गुड। अच्छा होना हमेशा अच्छा होता है। आप अच्छे बनिए, आप अपने आसपास वालों की मदद कीजिए। सर, मैं जिस लाइब्रेरी में जाती हूँ शायद ही उस लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट होगा जिसने मेरी कॉपी नहीं देखी होगी, जिसने मेरे नोट्स नहीं देखे होंगे। मुझे नहीं लगता मैंने इन 8 सालों में कभी किसी से ना बोला होगा किसी चीज़ के लिए। इवन मुझे मेरे कुछ सीनियर्स हैं वो मुझसे कहते भी थे कि एकता, जो स्वार्थी नहीं वो विद्यार्थी नहीं, तुम कुछ तो ऐसा रखो अपने पास जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बने इस एग्जाम में। मैं बोलती थी नहीं भैया, मुझे ये गुडनेस मेरे माता पिता से मिली है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं सबसे शेयर करते करते अपने नोट्स, अपने सिनॉप्सिस, अपनी टेस्ट कॉपीज एक दिन सिलेक्शन ले लूँगी, और आज वो दिन आ गया है। सर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो थोड़ा हाइड करते हैं चीज़ें कि मैं अपना, वो उनका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ अच्छे बनिए, आप मदद करिए अपने आसपास वालों की। आप नहीं जानते कि आपकी एक टेस्ट कॉपी भी किसी के लिए उसके मेंस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आपका एक आंसर, आपकी एक आंसर की फॉर्मेटिंग किसी को कितनी हेल्प कर सकती है आप ये नहीं जानते। तो आप मदद करिए लोगों की। बहुत कहते हैं कि इस एग्ज़ाम में लक भी बहुत मैटर करता है। जस्ट आज 12 नवंबर है, 12 सितंबर को 2024 का रिजल्ट आया था और मैं बहुत रोई थी। मेरी वेटिंग है उसमें, मेरी वेटिंग फर्स्ट वेटिंग ही है मेरी, वो क्लियर नहीं हो पाई। तो
मैं बहुत रोई थी उस दिन। जस्ट 2 महीने का ही है, 12 सितंबर से 12 नवंबर, मेरी दुनिया बदल गई है इन 2 महीनों में। तो मैं यही बोलूँगी कि आपके जो अच्छे काम होते हैं उससे आपकी गुडविल बनती है, गुडविल से आपका गुड लक बनता है। अच्छे बनिए, लोगों की मदद कीजिए, आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप, वो एक लाइन होती है ना जो आपका भाग्य आपको क्रॉस करवाता है, डेफिनेटली आपका जो ये हेल्पिंग नेचर है ये आपको वो लाइन क्रॉस करवा देगा। तो आप अच्छे बनिए, लोगों की मदद करिए, मदद करते करते आप ये सिलेक्शन की लाइन ज़रूर क्रॉस करेंगे। और एट द एंड में यही बोलूँगी कि आपको जब भी कभी ज़िंदगी में लगे, क्योंकि ये भंवर कुआं का ये जो भंवर है इसमें हम कहीं ना कहीं अकेले पढ़ते हैं, आपके साथ बहुत लोग हैं लेकिन आप अकेले पढ़ेंगे। लेकिन जब भी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं अकेली हो गई हूँ, तो मैं अपनी किताबों की तरफ देखती थी। मैं ये सोचती थी कि जिसके साथ इतना बड़ा लक्ष्य हो वो कभी जीवन में अकेला नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बनाइए, अपनी लाइब्रेरी की जो डेस्क है उसको अपना घर बनाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो बस मैं एट द एंड यही बोलूंगी कि कीप वर्किंग हार्ड, हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन, यू विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एकता। और सही बताऊं तो आज मैं दूसरी बार, आज मेरी आंखों में आंसू आए हैं। इवेंट से पहले एकता ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी और तब भी मेरी आंखों में आंसू थे, और अभी भी दोबारा से जब एकता ने अपनी स्टोरी बताई तब भी मेरी आंखों में आंसू थे। जब एकता ने मुझे बताया तो देखो, बाद में इस बात पे भी डिस्कशन हुई कि एकता ने मुझसे पूछा क्या सर मुझे अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। मैंने बोला एकता ये आपके ऊपर है। तो एकता ने कहा कि सर मैं ये स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो तैयारी के दौरान ना छोटे छोटे इश्यूज लेके आते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरे पास में ये रिसोर्स कम है। आप देखो एकता की स्टोरी आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी अपने ऊपर, क्या ही इश्यूज थे जो इतने छोटे छोटे इश्यूज को लेके आप बोलते हो कि हाँ भाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। सैल्यूट है एकता, आपको सैल्यूट है। यू आर सही में एकता, यू आर इंस्पिरेशन। और आपकी जो जर्नी है बहुत सारे एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत हिम्मत देगी। सैल्यूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।